गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दिस चैप्टर इज फ्रॉम 12th क्लास केमिस्ट्री एंड इट इज द सेकंड चैप्टर कॉल्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, और सॉल्यूशंस का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन का जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन माय वीडियो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी इन माय प्रीवियस वीडियोस ऑफ 11th क्लास आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द मोलैरिटी, mole fractions and other concentration terms, and I have also discussed those numericals that is included in this chapter. Okay, that's why I'm not including here. I'm starting from Henry's law. Okay, the first thing that is after the concentration term in the solution, जहाँ से आपका solution का main part start होता है, that is your Henry's law. Concentration terms हैं जैसे molarity, mole fraction. I'm expecting इस time पे मैं expect कर रही हूँ कि आप लोगों को आता होगा, और अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। स्पेशली मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शंस आपको आने चाहिए। अगर मोलरिटी और मोल फ्रैक्शंस नहीं आता तो आपको हेनरीज लॉ या आगे कोई भी रॉल्स लॉ या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि होल चैप्टर इज बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट, जो लोग अभी मुझे देख रहे हैं उनमें को उनको लगता है कि कोई डाउट है रिगार्डिंग द कॉन्सेंट्रेशन या जो भी है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी और यू कैन गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हेनरीज लॉ। ओके, हेनरी लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस। क्या देखो, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले अगर आप लोग हेनरीज लॉ पढ़ रहे हो तो आपको एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि हेनरीज लॉ इज अबाउट व्हाट, टू व्हाट इट इज कनेक्टेड। ठीक है, बुक में बहुत सारे चीजें फेज बाय फेज गिवन होता है। ठीक है, लेकिन आपको इंटरकनेक्ट करना, उसको कोरिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब हम हेनरीज लॉ के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला थिंग हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हेनरीज लॉ हो चाहे कोई भी लॉ हो, राउल्स लॉ हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, दिस आर एप्लीकेबल टू सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं नाउ। क्योंकि हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन आपको पता है, कोई भी सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट टू कंपोनेंट, ए प्लस बी। ठीक है, कोई भी दो कंपोनेंट जब मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशंस बनता है। ठीक है, सॉल्यूशंस बनता है। अब यहाँ पे ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट है, तो इसमें जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। सपोज बी का अमाउंट ज्यादा है तो हम उसको कहेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, और जिसका अमाउंट कम होगा उसको हम कहेंगे सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, it is a homogeneous mixture and it is made up of two component, that is solute and solvent. ठीक है, अब आपका there are variation, various type of variation, solute solid liquid gas कुछ भी हो सकता है, एंड सॉल्वेंट सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्पेशली जब हम हेनरी लॉ के बारे में पढ़ते हैं तो रिमेंबर वन थिंग, योर सॉल्यूट इज ए गैस एंड योर सॉल्वेंट इज ए लिक्विड। ठीक है, सॉल्यूशंस तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, गैस सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, बट हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल टू गैस सॉल्यूट in liquid. That means we are discussing about the property of gas solutes in a liquid solution. ठीक है, जब एक लिक्विड में गैस डिसॉल्व होता है तब वहां पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हाउ द mole fraction and the solubility is related to each other, जो quantitative estimations हैं वो कैसे होते हैं, वो हम हेनरीज लॉ में करते हैं। तो हेनरीज लॉ में सबसे याद पहला पॉइंट क्या है याद रखने वाला, कि हेनरीज लॉ इज रिलेटेड टू द सॉल्यूशन व्हिच इज made up of a gas and a liquid. ठीक है, gas dissolved in liquid. This is the basic thing starting. This मतलब that is the thing is this is the starting of Henry law. Henry law start होता है इससे कि gas dissolved होता है liquid में। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो हेनरी लॉ को हमने समझा कि हेनरी लॉ स्टार्ट कहाँ से होता है, कि ये एक लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें आपके गैस डिसॉल्व। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या देखिए, सी सपोज ए लिक्विड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग गैस ओवर इट। ठीक है, तो जब एक लिक्विड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में जब हम
मान जैसे पहले भी आप लोगों को पता होगा, किसी भी सॉल्वेंट में जब आप सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वो इट स्टार्ट्स मिक्सिंग, ठीक है, वो स्टार्ट होता है, मिक्सिंग स्टार्ट होता है। उस मिक्सिंग को हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। दैट मिक्सिंग इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड योर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये दो टर्म अलग अलग है, इसको ध्यान रखना। डिसोल्यूशन इज अ प्रोसेस, डिसोल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच you dissolve a solute in a solvent. But solubility क्या है? Solubility is a quantity. It is the maximum amount of the solute. It is the maximum amount of the solute, ठीक है, amount of solute that can be dissolved in a solute that can be dissolved in a fixed volume of dissolved in a fixed volume of solvent, ठीक है। तो solubility क्या होता है? solubility क्या होता है? solubility is a quantitative term but dissolution is a process, ठीक है। तो जब आप कोई solution prepare करते हो by mixing gas over a liquid, तो वहां पे उस solution की solubility को what are the factors that affect? That is the nature of the solute and the solvent. The first factor is nature of the solute and the solvent. Second factor is the temperature and third factor is the pressure of the gas above the solution, ठीक है। so ये तीन पैरामीटर्स होते हैं that affect the solubility of a gas in a liquid, ठीक है। okay, how does the nature of solute and solvent affects the solubility? आपको पता है, जब एक solute होगा साथ में एक solvent होगा तो उनका एक नेचर होता है, either they are polar, ठीक है, या तो वो पोलर होंगे या तो वो नॉन पोलर होंगे, है ना, या तो वो नॉन पोलर होंगे। तो पोलर और नॉन पोलर के बेसिस पे उनकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। अगर आपका सॉल्यूट पोलर है, इफ योर सॉल्यूट इज पोलर एंड योर सॉल्वेंट इज पोलर, योर सॉल्वेंट इज आल्सो पोलर, ठीक है, सॉल्वेंट इज आल्सो पोलर, then the solute will be highly soluble in the solvent. क्यों? क्योंकि आपको पता है like dissolves like dissolves like, एक जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि इफ योर सॉल्यूट इज पोलर एंड द सॉल्वेंट इज पोलर देन दे विल डिसॉल्व, बट वन सॉल्यूट इज पोलर एंड द सॉल्वेंट इज नॉन पोलर then they will not dissolve. Just for example, if you take two solute, here I am taking the gases molecules because we are talking about Henry's law, तो यहाँ पे सिर्फ मैं gases molecule के बारे में बात करेंगे। Suppose for example O2 is a gas and HCl is also a gas, okay, and your solvent is water, your solvent is water. Now water is polar, okay, water is polar and O2 is non-polar, O2 is non-polar, but HCl is polar, HCl is polar. So the solubility of HCl in water will be high, it will be high than O2, isn't it? Isn't it? Because water is polar and HCl is polar, both are polar, so they will like dissolve like, so HCl will be more soluble in water, and because oxygen is non-polar it will be less soluble in water, okay, fine। The next is your temperature. Temperature के case में there is a fixed statement that dissolution of a gas, dissolution of a gas, ठीक है, dissolution, that is the process of mixing of a gas in liquid, in liquid is always a exothermic process, is an exothermic process। अगर आपने 11th में पढ़ा हुआ है ली-चैटलर प्रिंसिपल then you can understand exothermic process होता है dissolution of gas, that means exothermic process मतलब जब कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। अच्छा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी इज रिलीजिंग, तो आपको ली-चैटलर प्रिंसिपल अगर आप यूज करेंगे यहाँ पे, एनर्जी अगर रिलीज कर रहे हैं तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे देन द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, ऑफ कोर्स, है ना।
ऑफ कोर्स ली चैटलर प्रिंसिपल याद करो। ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो जिसमें टेम्परेचर एनर्जी रिलीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इट विल डिक्रीज। ठीक है, अच्छा इसका हम लॉजिकल मेथड समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा गैस पार्टिकल्स होते हैं, सपोज ये गैस पार्टिकल्स हैं, आपको पता होगा गैस पार्टिकल्स का क्या होता है, दे हैव देयर ओन काइनेटिक एनर्जी। इन सब का क्या होता है, दे हैव देयर काइनेटिक एनर्जी एंड इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से दे आर रैंडमली मूविंग। ठीक है, अगर आप इस गैस पार्टिकल्स को बाय अप्लाइंग प्रेशर, वैसे तो मिक्स होगा नहीं लिक्विड में, है ना, अगर वैसे तो लिक्विड में मिक्स नहीं होगा, लेकिन लिक्विड में मिक्स करने के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे टू मिक्स दिस गैस पार्टिकल्स इन द लिक्विड। तो आप सोचो जिस गैस पार्टिकल्स का अपना काइनेटिक एनर्जी होता है, जब वो लिक्विड में मिक्स होगा ऑब्वियसली इट हैज टू रिलीज सम ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसको फिर कन्फाइंड एरिया में रहना पड़ेगा, है ना। द गैस मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, जिसके वजह से जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, जो रैंडमली गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, इफ दे हैव टू कन्फाइन इन अ सॉल्यूशन दे हैव टू रिलीज सम ऑफ द एनर्जी। ठीक है, इसीलिए जब गैस को लिक्विड में आप डिसॉल्व करते हो, दिस प्रोसेस, this dissolution process is always an exothermic reaction, it is an always an exothermic reaction। लेकिन जब सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं देन इट इज नॉट लाइक दैट। जब सॉलिड को आप लिक्विड में ऐड करते हो, याद है आपको, सॉलिड को जब आप लिक्विड में ऐड करते हो देन प्रोसेस, दिस प्रोसेस कैन बी एक्सोथर्मिक, इट दिस कैन बी एंडोथर्मिक एंड दिस कैन बी, there is no effect of temperature, neither the gas is released nor absorbed, there this kind of phenomena happens in case of solid and liquid। but gas के केसेस में इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव देयर ओन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के होने की वजह से जब वो कन्फाइंड, मतलब यहाँ पे randomly they are moving, they are randomly moving there when they are gases, when they are dissolved in a liquid, specifically in liquid में dissolve होते हैं तो they have to release their energy and in that process is called your exothermic process। और exothermic process हो रहा है that means energy release हो रहा है, energy क्या हो रहा है, energy is releasing, energy is releasing। ठीक है, energy release हो रहा है, अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो दैट मीन्स अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा इसका आप ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज लिक्विड में गैस पार्टिकल्स हैं, आप यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इन गैस पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा ना, इट विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज। जैसे इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, दे विल स्टार्ट मूविंग, उतना स्टार्ट जैसे स्टार्ट मूविंग करेंगे दे विल डिफ्यूज। ठीक है, जैसे आपका कोक का बॉटल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोक का बॉटल है, ठीक है, कोक बॉटल जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो आप, कोल्ड ड्रिंक का जो बॉटल है उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन द लिक्विड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बॉटल के अंदर डिजॉल्व होता है। ठीक है, जैसे अंडर प्रेशर, क्योंकि बिना प्रेशर के गैस विल नॉट गोइंग टू डिजॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, तो अंडर प्रेशर जब आप उसको रखते हो, जब अपना उसका कैप खोलते हो तो क्या होता है, सडनली द गैस रिलीजेस, क्यों, क्योंकि आपने प्रेशर रिलीज कर दिया, प्रेशर रिलीज करने की वजह से दे विल रेंडमली मूव, और उनसे उनकी डिफ्यूजन की वजह से वो अपने बॉटल से निकल के बाहर चले जाते हैं फॉर्म के टाइप से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सिमिलरली जैसे प्रेशर डिक्रीज करा तो उसी तरह से अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तब भी उनकी काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर अप्लाई करते हो तो गैस पार्टिकल्स का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है जिसकी वजह से वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज शो करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टेम्परेचर। नेक्स्ट इज योर प्रेशर, प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर के बाद भी मैंने यहीं पे आपको बताया कि जब आप किसी गैस को डिसॉल्व करने जाते हो लिक्विड में, आपको उसमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज ये कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, यहाँ पे आपका लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है और यहाँ पे आपके गैस पार्टिकल्स हैं, सपोज गैस पार्टिकल्स है, ठीक है, एंड पर्टिकुलर प्रेशर है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेशर है। व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर, जब आप उसमें प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, मतलब जब आपने यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, जब आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो देयर विल बी ए increase in the solubility of the gas particles in the
लिक्विड, ठीक है, लिक्विड में गैस पार्टिकल्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। सो देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन, और ऑफ कोर्स जो सॉल्यूशन आपने लिया है, जो लिक्विड आपने लिया है, उसके ऊपर जो गैस होगा, उसके सरफेस के ऊपर जो गैस होगा वही तो डिसॉल्व होगा उसमें, वही तो आएगा उसमें डिसॉल्व होके प्रेशर अप्लाई करने के बाद। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन, और जितना ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही वो लिक्विड में डिसॉल्व होता जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से इनका जो स्पेस होता है, इनका जो पार्टिकल्स के बीच बीच में जो स्पेस होता है वो स्पेस डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से धीरे 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 वो सॉल्यूशन में आके मिक्स हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, और जैसे ही आप प्रेशर रिलीज करोगे वो अपनी ओरिजिनल स्पेस में आ जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट डिफ्यूज। सो दिस वे द प्रेशर ऑफ द गैस इज affecting the solubility of the gas in the liquid. Okay, now this is only theory. Now we have to do the things quantitatively. ठीक है, हमें इसको quantitatively करना पड़ेगा। अब जब हम इसको quantitatively करेंगे, that quantitative correlation of pressure of the gas, especially pressure के केस में, pressure of the gas and solubility is given by your Henry's law. ठीक है, अब समझ में आया कि पर्टिकुलरली हेनरीज लॉ किसके बारे में बात करता है, दैट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो उसको क्वांटिटेटिवली करते हैं। सी, सो व्हाट डज हेनरी लॉस इज, हेनरी लॉस क्या कहता है, हेनरी लॉस को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना चाहो तो इट इज क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, और प्रेशर ऑफ द गैस कौन सा, वो जो सोल्यूशन के ऊपर है और वही सोल्यूशन से साथ डिसॉल्व होगा। एंड इट स्टेट्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों, व्हाई कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर को अगर आप वेरिएबल करोगे देन सॉल्युबिलिटी विल वेरी। टेम्परेचर को अगर आप वेरिएबल करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी विल ऑटोमेटिकली वेरिएबल। ठीक है, इसीलिए जब हम हेनरी कांस्टेंट में प्रेशर और सॉल्युबिलिटी को कोरिलेट करते हैं तो हम टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। देयरफॉर द डेफिनेशन सेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द partial pressure of the gas present over the solution। ठीक है, अब उसको हम क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करते हैं। सपोज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था सॉल्युबिलिटी का जो टर्म होता है इट इज ए क्वांटिटेटिव टर्म। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज ए क्वांटिटेटिव टर्म एंड इट इज सपोज इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी को अगर हम मोल फ्रैक्शन के टर्म पे एक्सप्रेस करें तो यहाँ पे जो गैस यूज हो रहा है वहां पे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, जो कि यहाँ पे एक गैस है, इट इज गैस एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्स। ठीक है, ओके, एंड पार्शियल प्रेशर इज डिनोटेड बाय P। So according to Henry's law, Henry law क्या कहता है कि partial pressure of the gas is directly proportional to the solubility। Okay, so if I write down this equation, then P is equal to K into H into X, and this KH is called Henry's constant. It is called Henry's constant। ठीक है, and this is your Henry's law। Henry's law क्या कहता है कि the partial pressure of the gas is always directly proportional to the mole fraction। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या मतलब समझ में आता है, यहाँ से एक मतलब बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपका प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी है। अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा एंड द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज होगा। अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया तो मोल फ्रैक्शन विल डिक्रीज एंड द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। ये तो बिल्कुल ही क्लियर है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन विद द हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सॉल्वेंट। हेनरी कांस्टेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में इट इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी, ये कैसे सॉल्युबिलिटी है, अगर एक इस क्वेश्चन को मैं लिखूं then KH is equal to P divided by X, है ना, P divided by X, that means your Henry constant is indirectly proportional to your
solubility. The Henry constant is indirectly proportional to solubility means अगर आपने Henry constant को increase किया तो solubility क्या होगा, decrease होगा, और Henry constant को अगर decrease किया तो solubility क्या होगा, increase होगा. ठीक है. And this thing at a particular temperature, ठीक है, समझ में आया. अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे देन दिस वैल्यू ऑफ द लिक्विड विल बी चेंज्ड एंड द सॉल्युबिलिटी विल आल्सो चेंज. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में अगर के साथ अगर आप कंपेयर करोगे देन यू विल फाइंड आउट कि जो आपकी हेनरी कांस्टेंट है उसको इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है और हेनरी कांस्टेंट को डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है. अभी हेनरी कांस्टेंट जो होता है किसी भी आपके जो सॉल्यूट होता है उसका एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होता है. ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट लिखा है. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूट. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूट. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूट जो कि अलग अलग टेम्परेचर में डिफरेंट होता है. ठीक है, अभी इसको हम डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी हियर मैंने यहाँ पे दो गैसेस लिए हैं, एक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, और मैंने यहाँ पे टेम्परेचर लिया है 293 केल्विन. सो एट 293 केल्विन द हेनरी कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन इज 76.48. ठीक है, किलो बार एंड ऑक्सीजन इज एट 293 34.86 किलो बार. अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 293 केल्विन है तो नाइट्रोजन का केएच कितना है 76 एंड O2 का हेनरी कांस्टेंट कितना है 34. दैट मींस इट एट दिस टेम्परेचर ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल देन नाइट्रोजन. ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल, इट इज मोर सॉल्युबल देन नाइट्रोजन. ठीक है, इट इज मोर सॉल्युबल देन नाइट्रोजन. अगर मैं टेम्परेचर चेंज करती हूँ, सपोज मैंने 303 केल्विन दिया तो आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा इट इज 88.84. नाइट्रोजन का हो जाएगा 88.84 एंड ऑक्सीजन का हो जाएगा 46.82. दैट मीन्स यू कैन क्लियरली सी कि अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं तो केएच का वैल्यू भी चेंज हो रहा है. केएच का वैल्यू यहाँ पे नाइट्रोजन का देखो 88 है एंड O2 इज 46. केएच वैल्यू इज इंक्रीजिंग. केएच वैल्यू इंक्रीज होगा मतलब दैट मीन्स टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली केएच क्या है रिलेटेड है. मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हेनरी कांस्टेंट एंड हेनरी कांस्टेंट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप ऐसे लिख सकते हो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट एंड इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी. तो इस एक ही इक्वेशन में you can correlate the temperature, Henry constant and the solubility. ठीक है, यहाँ पे आपने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो केएच वैल्यू क्या हो रहा है, केएच वैल्यू इज इंक्रीजिंग, रिस्पेक्टिव केएच वैल्यू इज इंक्रीजिंग और केएच वैल्यू अगर इंक्रीज होगा देन सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप इस सिंपल एक ही फंडा यूज करें, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेनरी कांस्टेंट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी. ठीक है, और इसी का जो इक्वेशन है जैसे आपको स्कूबा डाइविंग वगैरह को आप रिलेट कर सकते हो. स्कूबा डाइविंग में आप सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ अदर गैसेस भी लिए जाते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन या फिर हीलियम जैसे गैसेस को स्कूबा डाइविंग में सिलेंडर में लिया जाता है एंड दैट इज व्हाई बिकॉज हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन हेनरी कांस्टेंट है इट इज वेरी लो, सो दैट इज मोर सॉल्युबल अंडर प्रेशर. वाटर के जो प्रेशर में इट इज मोर सॉल्युबल. ठीक है, तो अगर सिर्फ ऑक्सीजन होगा आपके सिलेंडर में और आप अंडर वाटर जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन विल बी मोर सॉल्युबल इन योर ब्लड. ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा और जब आप धीरे धीरे सरफेस पे आएंगे तो सडनली जब आपकी प्रेशर लो होता है द ऑल द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जिसकी मतलब आपकी ब्लड की कैपेसिटी जितना नहीं है उससे ज्यादा ऑक्सीजन उसमें डिजॉल्व होगा. तो जब आप ऊपर की तरफ आएंगे स्कूबा डाइविंग के टाइम वाटर के सरफेस की तरफ आएंगे प्रेशर डिक्रीज होगा एंड ऑल द ऑक्सीजन विल कम आउट फ्रॉम द ब्लड एंड इट विल क्रिएट बबल्स इन योर वेन. ठीक है, जहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है वहाँ पे बबल्स क्रिएट करेगा एंड बबल्स क्रिएट करने की वजह से वहाँ पे बैंड नाम का एक डिजीज पैदा होता है दैट इज वेरी 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 पेनफुल. ओके, सो इसीलिए सिलेंडर में ऑक्सीजन के जगह ऑक्सीजन के साथ
हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैसेस को भी इन्वॉल्व किया जाता है, सो दैट जिनका हेनरी कांस्टेंट इज वेरी हाई एंड दे आर लो सॉल्युबल इन ब्लड। तो जब आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो उनकी जो एग्जिट परसेंटेज होता है ब्लड से, दैट विल बी लेस कंपेरेटिव टू द ऑक्सीजन। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लिया जाता जब आप स्कूबा डाइविंग करते हो। इसको आप मोल क्लियरली और थ्योरी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन योर हेनरी कांस्टेंट, एंड मैं कोशिश करूंगी आपकी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेके आऊं, जो वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स होगा इससे रिलेटेड वो मैं करवाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ही न्यूमेरिकल ट्राई किया है जो कि हेनरी लॉ से डायरेक्टली रिलेटेड है, और इससे आप मैं एक क्वेश्चन करूंगी जिससे आपको आइडिया लग जाएगा हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन हेनरी लॉ। ठीक है, तो देखो इसका अप्रोच कैसे होता है, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। ऑल्दो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी जिसमें हेनरीज लॉ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज दिस मच एट 298 केल्विन, एंड कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 dissolved in 500 ml of soda water packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 केल्विन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट इज योर वाटर। ठीक है, वाटर, सॉल्वेंट वाटर है। ठीक है, और यहाँ पे द हेनरी कांस्टेंट Kh इज गिवन 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दैट इज गिवन 2.5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन, इसका अमाउंट कितना दिया है 500 ml। 500 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कौन कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन। इट इज इनडायरेक्टली आस्किंग यू द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो जो आप हेनरी लॉ है वहां से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, और मोल फ्रैक्शन से आप अमाउंट निकाल सकते हैं, क्वांटिटी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं मैं यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहला काम, क्योंकि ये दोनों ही प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दोनों ही प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आपको यूनिट प्रेशर का सेम करना पड़ेगा। अगर पैस्कल और एटीएम है दोनों को सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिस इज मोर इजी टू कन्वर्ट एटीएम इनटू पास्कल। So I will convert 2.5 atmosphere to Pascal. So I will multiply 2.5 into 101,325 Pascal. Okay. So 1 atmosphere is equal to 101,325 Pascal. यहाँ पे मैंने प्रेशर को यूनिट को सेम कर दिया, KH and PCO partial pressure. Now putting the formula, partial pressure of carbon dioxide is equal to your Henry constant into mole fraction. Mole fraction of carbon dioxide. Okay, here mole fraction किसका होता है, mole fraction of the solute का होता है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, now I have to calculate the mole fraction of carbon dioxide, that will be equal to pressure divided by Henry constant. pressure कितना है 2.5 into 101,325 Pascal divided by your Henry constant is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal. अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस वैल्यू विल कम आउट 1.51 into 10 to the power -3. Okay, this is 10 to the power -3, and because mole fraction it is unitless. अब मोल फ्रैक्शन जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो आपका आया है 1.51 into 10 to the power -3, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो आपका सॉल्यूट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड divided by number of moles of carbon dioxide plus number of moles of water. Okay, and you know, because carbon dioxide is a solute and water is a solvent, and solvent का amount solute से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो होता है, दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2. So here we can route for simplicity of the calculation number of mole of CO2 divided by number of moles of water. In comparison to the number of moles of water, number of moles of CO2 is negligible, and we are doing this for the simplicity of the calculation only. ठीक है,
into 10 to the power minus 3. Okay, now what is the number of moles of water? क्या होता है 1000 ml का कितना होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 18 अगर आप करोगे तो 55.5 ग्राम पर मोल्स होता है. हमारे पास कितना है वॉल्यूम? वी हैव 500 ml. तो 500 ml में कितना मोल होगा डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 27.7 ग्राम पर मोल. So here we can put the value 27.7 ग्राम. तो अगर आप यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया 27.7 ग्राम. So what is the number of moles of carbon dioxide? It is 1.51 into 10 to the power minus 3 into 27.7. And this will come out 42.14. 42.14 millimoles. Millimoles मतलब 42.14 into 10 to the power minus 3 moles. This will be your value, number of moles. अब number of moles इतना है, but the question is asking you amount. कितना amount है? तो आप number of moles से amount बहुत अच्छे से calculate कर सकते हो, because carbon dioxide का mass कितना होता है? It is 44 gram for 1 mole, gram per mole. ठीक है? तो 1 mole का mass होता है 44 ग्राम. तो इतने ग्राम का, इतने मोल का कितना mass होगा? 42.14 into 10 to the power minus 3 into 44 gram. So the value will come out at 1.854 gram. Okay, so this is the quantity of CO2 present in the soda water solution. ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स, मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी से, एंड देयर आर वेरियस ऑफ क्वेश्चन. एक वीडियो में और लेके आऊंगी जिसमें मोल इसी हेनरी कांस्टेंट से रिलेटेड 2-3-4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट राउंड फ्लो कराऊंगी. ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर कोई एनी डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.